नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की इस क्लास में। इस क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जो हमारे कॉलेज व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में बहुत उपयोगी है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के 30 प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों को आपको बड़ी ही लगन और ईमानदारी से पढ़ना है कि आपको आनंद भी आए और याद भी हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसकी कॉलेज व्याख्याता की डेट आ चुकी है। थर्ड पेपर जीके का जो है 7 जनवरी को है। लेकिन दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट की भी बहुत अहम भूमिका रहेगी, तो दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे और क्लास शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है रामविलास शर्मा। तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह हैं ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। हमारा सेकंड प्रश्न देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, निर्गुण साधक प्रायः किस वर्ग से हुआ करते थे? जो भक्ति साहित्य है उसको दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण साधन और सगुण भक्ति साहित्य। तो निर्गुण साहित्य जो है वो मतलब प्रभु को जो है साकार रूप में नहीं मानते थे, तो इनको निर्गुण कहा गया था। तो निर्गुण जो साधक थे वह किस वर्ग के हुआ करते थे? ऑप्शन नंबर है मध्यम वर्ग, दूसरा है उच्च वर्ग, तीसरा है अंत्य वर्ग और चौथा है निम्न वर्ग। तो ऑप्शन नंबर जो द है वह हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर द निम्न वर्ग। निर्गुण साधक प्रायः किस वर्ग के हुआ करते थे? तो निम्न वर्ग के हुआ करते थे। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के रचनाकार बताने हैं हमें। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भाव, भाषा और शिल्प तीनों ही दृष्टियों से किसका काव्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो भाव भी होने चाहिए, भाषा और शिल्प भी बहुत बढ़िया होने चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंददास। सॉरी दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन छपा नहीं है। तो देखिए इसमें हमारा वैसे आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो ब है तुलसीदास वह हो जाएगा हमारा आंसर। भाव, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों से तुलसीदास जी का जो काव्य है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए हमारा 5वां नंबर का। 5 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कींधो सूर को सर लग्यो, कींधो सूर की पीर, कींधो सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर। तो ये काव्य की जो पंक्तियां हैं दोस्तों, ये किस कवि ने कही है? ए नंबर ऑप्शन है भिखारी दास, दूसरा है नंददास, तीसरा है भेजू बावरा और चौथा है तानसेन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों द नंबर ऑप्शन तानसेन। देखिए दोस्तों, तानसेन जो है वो सूरदास जी की जो काव्य प्रतिभा है उससे बहुत ही प्रभावित थे। तो इन्होंने ही उनसे प्रभावित होकर के एक बार किसी तड़पते हुए व्यक्ति के बारे में कहा था तानसेन जी ने कि कींधो सूर को सर लग्यो, कि या तो किसी प्रकार से इसको शूरवीर का सर यानी कि बाण लगा है, सर मतलब बाण लगा है, इस सूर का मतलब है शूरवीर का बाण लगा है, या फिर कींधो सूर की पीर, या फिर किसी शूल की पीड़ा हो रही है इसको। सूर मतलब शूल, शूल मतलब कांटा, कांटे से इसको कोई पीड़ा हो रही है। या फिर कींधो सूर को पद लग्यो, कि या फिर उसने सूरदास जी का जो है कोई पद पढ़ लिया है, सूरदास जी के पद से प्रभावित होकर के यह इस तरह से तड़प रहा है। और ये जो पद हैं वो क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति के तन और मन यानी कि पूरे शरीर को ही बींध दिया है इन पदों ने। तो इस प्रकार तानसेन जी ने उस व्यक्ति की पीड़ा को देख करके ये काव्य पंक्तियां कही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन आलोचक की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं? ए नंबर ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, ब है रामचंद्र शुक्ल, स है श्याम सुंदर दास और चौथा है शमशेर बहादुर सिंह।
तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द नंबर ऑप्शन शमशेर बहादुर सिंह। आलोचक की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं, मतलब कि ये 3 जो हैं वो तो हैं आलोचक हैं, किसी अन्य जो है लिखे हुए ग्रंथ की तो उसकी आलोचना करते हैं, कुछ कमियां होती है वो बताते हैं दोस्तों, उसको आलोचक कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। देखिए हमारा 7वें नंबर का प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, वह कौन मुसलमान कवि है जिसने हिंदू जीवन की कहानी अवधी भाषा में लिखी? हिंदू जीवन की कहानी जो है अवधी भाषा में लिखी। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन रसखान, ब में रहीम, तीसरा है कुतुबन और चौथा है जायसी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जायसी। वह कौन से मुसलमान कवि हैं? तो जायसी ऐसे मुसलमान कवि हैं जिन्होंने हिंदू जीवन की कहानी अवधी भाषा में लिखी। तो बताइए दोस्तों जायसी ने कौन सा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ लिखा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। जायसी के द्वारा लिखा गया कौन सा हिंदू ग्रंथ है? 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न देखिए, विनय पत्रिका निम्न में से क्या है? विधा बतानी विनय पत्रिका की। ए नंबर ऑप्शन है महाकाव्य, दूसरा है गीति काव्य, तीसरा है चंपू काव्य और चौथा है खंड काव्य। तो दोस्तों देखिए महाकाव्य जो होता है एक व्यक्ति के बारे में जब लिखा जाता है तो उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा जो वर्णन होता है वो महाकाव्य में होता है। गीति काव्य जिसके अंदर गा करके उसको पढ़ा जाता है। चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों की विधाएं होती है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है, वह चंपू काव्य होता है। और खंड काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का कोई एक अंश लेकर के, किसी किस्से को लेकर के लिखा जाता है, वो खंड काव्य होता है। तो विनय पत्रिका बताना है दोस्तों इसके अंदर से हमारा, तो उसकी विधा हो जाएगी ऑप्शन नंबर ब, गीति काव्य। विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है। 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न में देखिए, सूफियों की प्रेम मार्ग की शाखा के प्रवर्तक हैं। सूफियों की जो सूफीवाद था उनकी जो शाखा थी उसको प्रेम मार्ग की शाखा कहा गया है। ये भक्ति काल की जो है एक शाखा है, 4 शाखाओं में बांटा गया था उसको। तो सूफियों की प्रेम मार्ग की शाखा के प्रवर्तक माने गए कबीर, जायसी, विद्यापति और कुतुबन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, जायसी। सूफियों की प्रेम मार्ग की शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जायसी माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, स है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है श्याम सुंदर दास। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम भक्ति में लोक संग्रह की भावना का उदय किसके हृदय में हुआ था? तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम भक्ति में लोक संग्रह की भावना का उदय बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है रामानुजाचार्य, ब है रामानंद, तीसरा है घनानंद और चौथा है भिखारी दास। तो हमारा सही ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा, सही आंसर है रामानंद। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, जो भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी कि भक्ति का जो उदय है वह तो दक्षिण भारत के अंदर माना जाता है, वो रामानुजाचार्य के द्वारा माना जाता है। दक्षिणी भारत में इसका उदय हुआ था, लेकिन उत्तरी भारत में लाने वाले कौन थे? तो उत्तरी भारत में लाने वाले कौन थे दोस्तों? रामानंद। उत्तरी भारत में भक्ति का जो उदय करने वाले थे रामानंद जी थे। तो हमारा अगला जो है 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों पर प्रकाश डाला गया है? मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों पर प्रकाश डाला गया है? ए नंबर ऑप्शन है 5000 कवियों पर, दूसरा है 2001 कवियों पर, तीसरा है 1000 कवियों पर, चौथा है 6000 कवियों पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 5000 कवियों पर मिश्र बंधु विनोद में प्रकाश डाला गया है। तो बताइए दोस्तों, मिश्र बंधु जो विनोद है वह रचना किस कवि की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य
देना है। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न में परिवर्तन काल इनमें से किसकी काल विभाजन योजना के अंतर्गत आता है? परिवर्तन काल के बारे में बताना है दोस्तों। तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है मिश्र बंधु और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो परिवर्तन काल जो है किसकी काल विभाजन की श्रृंखला में आता है दोस्तों? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर स, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने जो आदिकाल का जो काल, ये हमारे हिंदी का जो साहित्य काल का विभाजन किया है, उसके अंदर परिवर्तन काल नामक जो है एक नाम डाला है जो काल विभाजन माना गया है। तो मिश्र बंधु ने किया है यह। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं? सुदामा चरित्र के रचनाकार बताना है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है नरोत्तम दास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है जयसी और चौथा है सूरदास। तो सुदामा चरित्र जो है वो किसने लिखी थी दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन नरोत्तम दास ने लिखी थी। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक काल के किस कालखंड में राजभक्ति के प्रति विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है छायावादी युग में, दूसरा है द्विवेदी युग में, तीसरा है भारतेंदु युग में और चौथा है छायावादोत्तर युग में। तो दोस्तों, आधुनिक काल के किस कालखंड में राजभक्ति के प्रति विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है? तो यह ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में जो है ज़्यादातर जो लोग थे वह राजभक्ति के प्रति विशेष रूप से अनुग्रहित दिखाई पड़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रज भाषा के अंतिम कवि निम्न में से कौन थे? हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रज भाषा के अंतिम कवि जो है माने जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रज भाषा के अंतिम कवि निम्न में से कौन थे दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदास, दूसरा है नंददास, तीसरा है सूरदास और चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रज भाषा के अंतिम कवि माने जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रगतिवादी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन थे? प्रगतिवादी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार बताना है दोस्तों। ए हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है अमृतलाल नागर, तीसरा है यशपाल और चौथा है सदल मिश्र। तो यहाँ पर हमारा स नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यशपाल। प्रगतिवादी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न में देखिए, रासो न तो चंद ने लिखा है और ना ही पृथ्वीराज के समय इसकी रचना हुई है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा श्याम सुंदर दास, ब नंबर है रामचंद्र शुक्ल, स नंबर है राम कुमार वर्मा और चौथा है कवि राजा श्यामल दास। तो इनमें से किसने यह कहा है कि रासो न तो चंद ने लिखा है न ही पृथ्वीराज के समय इसकी रचना हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कवि राजा श्यामल दास ने कहा है रासो न तो चंद ने लिखा है और न ही पृथ्वीराज के समय इसकी रचना हुई है। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न में देखिए, 11 वर्ष का सपना कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 11 वर्ष का सपना जो है कहानी का लेखक बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का सपना नामक कहानी लिखी है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध प्रबंध काव्य के रचनाकार का नाम बताइए दोस्तों। तो ए नंबर ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, दूसरा है श्याम नारायण पांडे, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो प्लासी का युद्ध नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर स, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है प्लासी का युद्ध। 21 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का वह कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें वर्णनात्मक एवं प्रगीत दोनों शैलियां अपनाई गई है? ऐसे ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें वर्णनात्मक शैली भी है और प्रगीत शैली भी अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है हल्दी घाटी, ब है प्रिय प्रवास, स है साकेत और द है किसान।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, साकेत। वर्णनात्मक और प्रगीत दोनों ही शैलियों में यह लिखा गया है। तो यह जो साकेत जो रचना है वह किसकी है दोस्तों? तो यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया यह बताना है। ए नंबर ऑप्शन है 52, ब में 62, स में 72 और द में 82। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, 72। पृथ्वीराज रासों में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और ये पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखी है दोस्तों? चंद बरदाई ने। किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो के दरबार में कवि था चंद बरदाई, उसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न देखिए, नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में से कौन नहीं है निम्नलिखित में से दोस्तों? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दुष्यंत कुमार, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है शमशेर बहादुर सिंह। तो नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों का मतलब है नई कविता के कवि कौन कौन से, इसमें से कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर स जो है जयशंकर प्रसाद हमारा आंसर हो जाएगा कि नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षरों में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ मानी जाती है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है संवत 1610, ब है संवत 1631, स है संवत 1641 और द है संवत 1632। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संवत 1631। सन में अगर पूछा जाए तो सन 1574 में, कब? 1574 ईस्वी के अंदर इसकी रचना हुई थी दोस्तों। ये विक्रमी संवत है 1631, विक्रमी संवत में पूछा गया है। तो 1574 में जब हम 57 साल जोड़ेंगे, 57 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत का जो है मतलब किया गया था, निर्माण किया गया था। तो 1574 ईस्वी में जब हम 57 वर्ष जोड़ देंगे तो संवत 1631 आ जाती है। तो संवत 1631 में से 57 माइनस कर देंगे तो 1574 आ जाएगा। तो सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ईस्वी सन में भी पूछा जा सकता है और संवत में भी पूछा जा सकता है। तो सन में आए तो 1574 और संवत में आए तो 1631। तुलसीदास जी के द्वारा यह लिखा गया था दोस्तों। तो देखिए हमारा 25 नंबर का प्रश्न, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो बताइए कितने खंडों में है? ए नंबर में 17, ब नंबर में 18, स में 19 और द में 20। कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ब, 18 खंडों में यह इतिहास प्रस्तुत किया गया था। और किसके द्वारा? काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 26 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? दोस्तों एग्जाम में कम से कम 3-4 तो ग्रंथों के ही नाम पूछे जाते हैं और उनके संपादकों के, उनके रचनाकारों के नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपकी बहुत सहायता करेंगे। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है राम कुमार वर्मा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, लिखनावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? लिखनावली ग्रंथ के रचनाकार बताना है। पहला है विद्यापति, दूसरा है जयदेव, तीसरा है शिव सिंह और चौथा है नंददास। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द, नंददास। लिखनावली ग्रंथ के रचनाकार हैं नंददास। नंददास दोस्तों अष्टछाप के कवि हैं। किसके कवि हैं? अष्टछाप के कवि हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप का जो है निर्माण किया था। और उसी के अंदर क्या नाम है, 4 कवि तो अपने पिता के लिए थे वल्लभाचार्य के, और 4 ही शिष्य स्वयं के लेकर के इन्होंने अष्टछाप की रचना करी थी। और ये नंददास जो हैं अष्टछाप के ही कवि माने जाते हैं। और इनके लिए एक प्रसिद्ध जो पंक्ति है वह है,
और कवि जड़िया नंददास गड़िया। तो ये पंक्ति, इनकी काव्य पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, इनके बारे में कही जाती है, तो यह जरूर आप याद रखें। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता की भाषा बतानी दोस्तों, अवधी, प्राकृत, मैथिली, अवहट्ट। तो इनके अंदर से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अवहट्ट। कीर्तिलता की भाषा क्या है दोस्तों? अवहट्ट भाषा है। कीर्तिलता रचना किसने लिखी थी? विद्यापति ने। किसने लिखी थी? विद्यापति ने। इनकी 2 रचनाएं और भी फेमस है दोस्तों, उनको जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके बताएं कि 2 रचनाएं और कौन कौन सी है। 29 नंबर प्रश्न में देखिए, इनमें से महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त कवि कौन थे? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त कवि बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ब है नामदेव, स है जायसी और चौथे हैं रामानंद। तो यहाँ पर हमारा ब नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नामदेव। नामदेव जो है हमारे जो है भक्ति, महाराष्ट्र के जो भक्ति काल के कवि हुए हैं उनके अंदर नामदेव बड़े ही प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? अ नंबर ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दूसरा है प्राकृत पेंगलम, श्रावकाचार और कीर्तिलता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्राकृत पेंगलम। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है दोस्तों? प्राकृत पेंगलम। हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र, प्रसिद्ध व्याकरण कवि हैं हेमचंद्र, इन्होंने प्राकृत पेंगलम की रचना करी थी। और दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण, श्रावकाचार और कीर्तिलता, इन तीनों रचनाओं के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी साहित्य के 30 प्रश्न थे। बड़े ही चुनिंदा प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, आपको आपके एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे ये। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसी तरह से हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।